students, this is the second part of our chapter Colonialism and the Countryside. The revolt in the countryside, the Bombay Deccan. देहात में विद्रोह और बम्बई दक्कन। देखिए कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, काफ़ी सारे पीजेंट्स थे और जमींदार थे, और इसके अलावा राजमहल की पहाड़ियों के जो पहाड़ियास थे और संथाल लोग जो थे उनके जीवन में काफ़ी अनेक प्रकार के परिवर्तन आए, अनेक प्रकार के चेंजेस आए। और इसी प्रकार का सेम चेंजेस जो था वो बॉम्बे दक्कन में भी आया। तो ये क्या था? Through the 19th century, peasants in various parts of India rose in revolt against the moneylenders and grain dealers. अब देखिए 19th सेंचुरी में क्या हुआ, जितने भी पीजेंट्स लोग थे, जितने भी किसान लोग थे, उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों में रिवोल्ट किया, विद्रोह किया। और ये जो विद्रोह था ये साहूकारों के विरुद्ध और ये जो ग्रेन डीलर्स होते हैं, मतलब अनाज के व्यापारी होते हैं, इनके विरुद्ध था। वन सच रिवोल्ट अकर्ड इन 1875 इन दक्कन। और इसी प्रकार का एक विद्रोह मुंबई दक्कन में हुआ था 1875 में। अब देखिए ये जो मूवमेंट हुआ इसके क्या क्या वो थे, मतलब कैसे कैसे इस मूवमेंट को किया गया। द मूवमेंट बिगिन एट सुपा, अ लार्ज विलेज इन पूना। इट वॉज अ मार्क सेंटर वेयर मैनी शॉपकीपर्स एंड मनी लैंडर्स लिव्ड। देखिए ये जो मूवमेंट था, मतलब दक्कन का जो आंदोलन था, ये पूना में शुरू हुआ था। पूना के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ था। सूपा जो था एक मार्केट सेंटर था। मार्केट सेंटर मीन्स विपणन केंद्र था, जहां पे अनेक व्यापारी और साहूकार लोग रहते थे। ऑन 12 मई 1875 रॉयट्स फ्रॉम सराउंडिंग रूरल एरियाज gathered and attacked the shopkeepers, demanding their bahi khatas and debt bonds. They burnt the khatas, looted grain shops, and in some cases set fire to the houses of the shahukars. देखिए अब ये जो आंदोलन था 12 मई 1875 को हुआ, और आसपास के ग्रामीण इलाकों के जितने भी रैयत थे, रैयत का मीन्स होता है किसान, वो लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने ये जो साहूकार थे उनके बही खातों और बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उनके जितने भी बही खाते थे उनको जला दिया गया, और अनाज की जो दुकानें थी उनको लूट लिया गया, और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को आग भी लगा दी गई थी। फ्रॉम पूना द रिवोल्ट स्प्रेड टू अहमदनगर। और देखिए अब ये जो रिवोल्ट था अब पूना से लेकर के अहमदनगर में भी फैल गया था। Then over the next 2 months it spread even further over an area of 65,000 square kilometer. More than 30 villages were affected. और देखिए ये जो रिवोल्ट था आगे 2 महीनों में और आगे फैला, और 1500 वर्ग किलोमीटर तक का इलाका इसकी चपेट में आ गया था, और 30 जो गांव थे उसके ऊपर इसका कुप्रभाव पड़ा। Everywhere the pattern was the same. Sahukars were attacked, account books burnt, and debit bonds destroyed. Terrified of peasants' attack, and Sahukars fled the villages, very often leaving their property and belonging behind. और देखिए सभी जगह पर जो ये विद्रोह करने का तरीका था वो एक समान था। यहाँ पे भी साहूकारों पर हमला किया गया, उनके बही खाते जला दिए गए, और जो ऋणबद्ध थे उनको नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण साहूकार जो थे वो घबराकर अपने गांव छोड़ करके चले गए, और उन्होंने अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं पीछे छोड़ दिया था। As the revolt spread, British officials saw the spectre of 1857. अब देखिए जैसे जैसे ये रिवोल्ट फैला तो इससे जो अंग्रेज अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके आंखों के सामने 1857 का जो विद्रोह था वो नज़र आया। पुलिस पोस्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन विलेजेस टू फ्राइटन रिबेलियस पीजेंट्स इनटू सबमिशन। और विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए। ट्रूप्स वर क्विकली कॉल्ड इन, और सेनाओं को बुलाया गया। 951 पीपल वर अरेस्टेड एंड मैनी कन्विक्टेड। और 951 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, और उनमें से बहुत लोगों को दंडित भी किया गया।
बट इट टुक सेवरल मंथ्स टू ब्रिंग द कंट्री साइड अंडर कंट्रोल। परंतु इससे मतलब कंट्री के मतलब देहात को काबू करने में अंग्रेजी सरकार को काफ़ी महीने लग गए थे। अ न्यू रिवेन्यू सिस्टम, एक नई राजस्व प्रणाली। देखिए, एज ब्रिटिश रूल एक्सपेंडेड फ्रॉम बंगाल टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, न्यू सिस्टम ऑफ रिवेन्यू वर इम्पोज्ड। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज रियरली एक्सटेंडेड टू एनी रीजन बियॉन्ड बंगाल। देखिए, अब जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैल रहा था, तो वहाँ भी राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू कर दी गई और इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर कहीं पर भी ज़्यादा लागू नहीं किया गया था। अब ऐसा क्यों था, इसके पीछे क्या रीजंस थे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर 1810 एग्रीकल्चर प्राइसेस रोज, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द हार्वेस्ट प्रोड्यूस एंड द एनलार्जिंग द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार्स। अब देखिए, 1810 के बाद क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस थे, मतलब कृषि की जो कीमतें थी वो बढ़ गई थी, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में भी इजाफा हुआ। Since the revenue demand was fixed under the permanent settlement, the colonial state could not claim any share of this enhanced income. Keep on expanding its financial resources, the colonial government had to think of ways to maximize its land revenue. So the territories annexed in the 19th century, temporary revenue settlement were made. अब देखिए, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जा रहा था तो सरकार को ये था कि उनके जो आय है वो बढ़ती हुई आय में वो अपने हिस्सा का दावा नहीं कर सकते थे और अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा और इसलिए 19वीं सेंचुरी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व जो बंदोबस्त था उस किए गए। देयर वर अदर रीजंस टू, अन्य कारण भी थे। व्हेन ऑफिशियल्स पॉलिसीज दे आर मेकिंग इन डीपली शेप्ड बाय इकोनॉमिक्स theories they are familiar with. By the 1820s, economics David Ricardo was a celebrating figure in the England. Colonial officials had learnt Ricardian ideas during their college years in Maharashtra when British officials set about formulating the terms of the early settlement in the 1820s. They operated with some of these ideas. देखिए, जब अधिकारी नीतियाँ निर्धारित करते थे तो उनकी विचारधारा पर आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती थी। देखिए, इनमें से अधिकारी पहले और इन विचारधाराओं से अधिकारी जो थे वो पहले ही परिचित होते थे। 1820 में जो डेविड रिकार्डो हैं वो एक बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध थे और औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने कॉलेज के दिनों में अपने महाविद्यालय जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया। एंड जब महाराष्ट्र में ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रत्येक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्रवाई की जाने लगी। मीन्स जो ये थे डेविड रिकार्डो, इन्हीं के विचारों के अनुसार उन्होंने ये बंदोबस्त किया था। अकॉर्डिंग टू Ricardian ideas, a landowner should have a claim only to the average rent that prevailed at a given time. अब रिकार्डो के अनुसार क्या था कि भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। मतलब ये इस विचार के अनुसार कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है तो इससे क्या होगा, ब्रिटिश सरकार का जो राजस्व है उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। और इसके अलावा इफ़ टैक्सेस वर नॉट लेविड, कल्टिवेटर्स वर लाइकली टू टर्न इनटू रेंटायर्स एंड देयर सरप्लस इनकम वाज अनलाइकली टू बी प्रोडक्टिवली इन्वेस्टेड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। और जब भी यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान, अब रेंटायर का मीन्स होता है किराया जीवी, जहाँ पे लोग अपनी संपत्ति के किराए की आय पर अपना जीवन यापन करते हैं। किराया जीवी वो लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति के किराए पर आय का जीवन यापन करते हैं।
और many of British officials in India thought that the history of Bengal confirmed Ricardo's theory. और काफ़ी सारे जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने सोचा कि बंगाल के इतिहास में रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी जाएगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि द न्यू रिवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। द रिवेन्यू सिस्टम वाज दैट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल दक्कन दैट वाज रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम, अब ये रैयतवारी सिस्टम क्या था? अनलाइक द बंगाल सिस्टम, द रिवेन्यू वाज डायरेक्टली सेटल्ड विद द रैयत्स। अब ये जो रिवेन्यू था, मतलब जो राजस्व था, वो सीधे ही किसानों के साथ फिक्स किया गया था। द एवरेज इनकम फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल was estimated. The revenue paying capacity of the royal was assessed and a proportion of its fixed as share of the state. देखिए अब क्या था, भिन्न भिन्न प्रकार की जो भूमि थी उसका औसत अनुमान लगाया जाता था और रैयत की जो राजस्व अदा करने की क्षमता थी उसका भी आंकलन लगाया जाता था। The land were resurveyed every 30 years and the revenue rates increased. अब ये जो लैंड था उसका हर 30 साल बाद फिर से उसका सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर उसके अनुसार बढ़ा दी जाती थी। Therefore, the revenue demands were no longer permanent. और इस प्रकार से राजस्व की मांग जो थी वो स्थिर नहीं थी। Now revenue demand and the peasant debit. देखिए राजस्व मांग और किसानों का कर्ज। The first revenue settlement in the Bombay Deccan was made in 1820. सबसे पहला राजस्व का जो सिस्टम बनाया गया था वो बनाया गया था 1820 में, इसका निर्माण किया गया था। The revenue that was demanded was so high that in many places peasants deserted their villages and migrated to new region. अब रिवेन्यू जो था वो कई स्थानों पर इतना ज़्यादा था कि गांव के जो लोग थे, किसान जो थे, उनको अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा था। इन एरियाज ऑफ पुअर सॉइल एंड फ्लक्चुएटिंग रेनफॉल द प्रॉब्लम वाज पार्टिकुलरली एक्यूट। और ऐसा एरिया जहाँ पे ज़मीन अच्छी नहीं होती थी और वर्षा भी कम होती थी, ख़ास तौर पर समस्या और भी ज़्यादा बुरी थी। When rain failed and harvested were poor, peasants found it impossible to pay the revenue. और जब बारिश नहीं होती थी और फसलें ख़राब हो जाती थी तो किसानों के लिए अपना राजस्व चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। However, the collectors in charges of revenue collection were keen on demonstrating their efficiency and pleasing their superior, so they went about extracting payment with utmost severity. When someone failed to pay, his crops were seized. देखिए अब क्या था कि जो ये लोग थे, मतलब राजस्व इकट्ठा करने वाले जो अधिकारी थे, कलेक्टर, अपनी पूरी की पूरी एफिशिएंसी को प्रदर्शित करते थे, अपनी कार्यकुशलता को दिखाते थे और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए ये अधिक कठोर तरीके से राजस्व वसूल करते थे। और अगर राजस्व नहीं दे पाते थे किसान लोग तो उन पर जुर्माना लगाया जाता था और उनकी जो फसलें थी उनको सीज कर लिया जाता था, जब्त कर लिया जाता था। By the 1830s, the problem became more severe. Prices of agriculture products fell sharply after 1831 and did not recover for over a decade and a half. देखिए अब ये जो परिस्थितियाँ थी 1830 के बाद समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। 1832 के बाद कृषि उत्पादकों की कीमतों में तेज़ी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। दिस मीन्स अ फर्दर डिक्लाइन इन पीजेंट्स इनकम। इसका मतलब ये था कि जो किसान लोग हैं उनकी आय में और गिरावट आई। 1832-1834 third of the cattle of the Deccan were killed, half of the human population died. अब 1832-34 में दक्कन के जो पशु थे वो 1/3 जो पशुधन था वो मर गए थे और इसी प्रकार से जो मानव जनसंख्या थी उनकी भी मृत्यु हो गई थी। Those who survived had no agriculture stock to see them through the crisis. और जो बचे हुए थे उनके पास संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं थे। एंड अनपेड बैलेंसेस ऑफ रिवेन्यू माउंटेड। और जो बकाया राजस्व की राशियाँ थी वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी।
Inevitable, the borrowed revenue could rarely be paid without a loan from a moneylender, but once a loan was taken, the Ryoth found it difficult to pay it back. As debt mounted, the loans remained unpaid. Peasant demands on moneylender increased. They now needed loan even to buy their everyday needs and meet their production expenditure. By the 1840, officials were finding evidence of alarming level of peasants' indebtedness everywhere. देखिए, अब एक ऐसा समय था जब उनके पास ये जो पैसा उधार लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जाता था। यदि रैत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो जाता था और कर्जा बढ़ता गया। उधार की राशियां बकाया रहती थी। ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती चली गई। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी, किसानों को अपने रोज़मर्रा की जो उनकी ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए भी कर्ज लेने पड़ते थे और इस प्रकार से किसान जो थे वो कर्ज के बोझ में दबते चले गए थे।